रात की भारी खामोशी के बाद सुबह की हल्की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो मिहिर की नींद टूटी। सिर जैसे किसी ने पत्थर से दे मारा हो, भारीपन, बेचैनी और अजीब सी उलझन उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने आंखें मलते हुए चारों तरफ देखा, पर तभी उसका ध्यान अपनी कमीज पर गया जिसके सारे बटन खुले हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने तेजी से उठकर आसपास देखा, तभी उसकी नजर बगल में बिस्तर पर पड़ी नोइना के कपड़ों पर गई। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह ठिठक कर खड़ा रह गया, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। पिछली रात की धुंधली यादें धीरे धीरे लौटने लगीं, लेकिन सब कुछ जैसे धुंध में खो गया था। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह नोइना के कमरे में कैसे पहुंचा, कब पहुंचा और वहां क्या हुआ। उसके कानों में अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी ने उसके अंदर डर और अपराध बोध का बीज बो दिया हो। वह बिस्तर से उतरते हुए थोड़ा लड़खड़ाया। वॉशरूम से आती हल्की आवाज ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। वह वहीं ठिठक गया, सांसें जैसे रुक गईं। अंदर शायद नोइना थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चलने लगा। क्या उसने कोई ऐसी गलती कर दी जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगी? क्या उसके और नोइना के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे वो याद भी नहीं कर पा रहा? उसका गला सूखने लगा, माथे पर पसीना आ गया। उसने बिना कुछ सोचे झट से अपनी कमीज के बटन बंद किए और धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। वॉशरूम से आती पानी की आवाज को पीछे छोड़ते हुए वह तेज कदमों से बाहर निकल गया। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और भारी सांसें लेते हुए पलंग पर बैठ गया। वह रात की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ था। हर सोच उसे तुलसी के चेहरे तक ले जा रही थी, उसकी मुस्कान, उसका विश्वास और उसकी आंखों का प्यार। मैंने क्या कर दिया? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर तुलसी का नाम चमकता देख उसका दिल एक पल को थम गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। तुलसी की आवाज डरी हुई थी। उसने बताया कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा है, जिसमें उसने सब कुछ तबाह होते देखा था। उसने मिहिर को चेताया कि वह सतर्क रहे, क्योंकि कुछ अनहोनी होने वाली है। मिहिर ने खुद को संभालते हुए बस इतना कहा, सब ठीक है तुलसी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। फोन कटते ही वह फिर से असमंजस में पड़ गया। तभी उसका फोन फिर बजा। इस बार नोइना थी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और अपनापन दोनों झलक रहा था। उसने कहा, मिहिर, हमें बात करनी है। कैफे में मिलो। मिहिर ने कुछ पल चुप रहकर हामी भर दी। शायद अब उसे सच्चाई का सामना करना ही था। कैफे का माहौल सामान्य था, पर मिहिर के अंदर तूफान चल रहा था। वह वहां पहुंचा तो नोइना पहले से बैठी थी। कॉफी के कप से उठती भाप उसके चेहरे को छू रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पिछली रात कुछ याद है? मिहिर ने नजरें झुका ली। बस थोड़ा बहुत। मुझे ठीक से नहीं याद, उसने धीरे से कहा। नोइना ने उसके करीब झुककर कहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मिहिर ने चौंककर उसकी तरफ देखा। क्या? उसकी आवाज में सिहरन थी। नोइना ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, तुमने खुद कहा था। तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है और तुलसी अब तुम्हारे दिल में नहीं है। मिहिर ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा। शायद मैं खुद पर नियंत्रण खो बैठा था। मैं बहुत तनाव में था और मुझे लगा मैं तुलसी को देख रहा हूं। शायद मैं उसे नोइना समझ बैठा, या शायद मैंने तुलसी का चेहरा तुम्हारे चेहरे पर देखा। नोइना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह गुस्से से बोली, नहीं मिहिर, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में अब तुलसी के लिए कोई जगह नहीं है। मिहिर ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, ऐसा नहीं है। तुलसी मेरे जीवन का हिस्सा है। वो मेरी पत्नी है, मेरा विश्वास है। जो हुआ वो एक गलती थी, एक भ्रम था। मुझे माफ करना। नोइना ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखों में हठ और जुनून था। उसने कहा, तुम सोच लो मिहिर, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। तुम्हें ये मानना ही होगा कि अब तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है। वह उठकर जाने लगी,
लेकिन तभी पास की टेबल पर बैठा हेमंत सब सुन चुका था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने मिहिर की ओर देखा, निराशा, हैरानी और गुस्से से भरी नजरें। मिहिर को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो। उधर इस सारे हंगामे से दूर रात का एक अंधेरा कोना अपनी कहानी लिख रहा था। वृंदा अकेली सड़क पर चल रही थी। आसमान में धुंधली रोशनी, सन्नाटा और कभी कभी गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी, लेकिन तभी दो नशे में धुत गुंडे उसके रास्ते में आ गए। उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वृंदा ने झटके से छुड़ाने की कोशिश की, छोड़ो मुझे, उसकी आवाज सुनसान सड़क पर गूंज उठी। गुंडों की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। वे बोले, कहाँ जा रही हो इतनी रात को अकेली? वृंदा ने चिल्लाकर मदद मांगी, कोई है, बचाओ। तभी थोड़ी दूरी पर से आती एक गाड़ी अचानक रुकी। हेडलाइट की तेज रोशनी उन गुंडों पर पड़ी और ड्राइवर की सीट से उतरा अंगद। उसने बिना कुछ सोचे उन गुंडों की तरफ दौड़ लगाई। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने एक को धक्का दिया और दूसरे को पकड़कर पीछे खींचा। हिम्मत कैसे हुई किसी औरत को हाथ लगाने की? गुंडे उसके जोश से डर गए और भाग निकले। वृंदा कांपते हुए खड़ी थी, उसकी आंखों में डर और राहत दोनों थे। अंगद ने धीरे से कहा, अब तुम सुरक्षित हो। उसने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रख दी। वृंदा की आंखों से आंसू बह निकले, शायद यह डर का भी था और शुक्रिया का भी। रात की इस घटना ने जैसे कई जिंदगियों की दिशा बदल दी थी। एक और मिहिर अपराध बोध में डूबा अपने अतीत को संभालने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी ओर वृंदा अपने डर से उभरकर किसी नए भरोसे की शुरुआत कर रही थी। लेकिन दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह तो बस एक नई उलझन की शुरुआत थी, जहां हर रिश्ता, हर सच और हर झूठ की परतें धीरे धीरे खुलने वाली थीं। अंधेरी सड़क पर हुई उस रात की घटना के बाद अंगद की आंखों में अब भी गुस्सा था। उसने उन गुंडों को भागते देखा, फिर वृंदा की ओर मुड़कर बोला, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो क्या होता पता है? वृंदा अब भी डरी हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। अंगद ने थोड़ा नरम होकर कहा, देखो, मैं जानता हूं तुम बहादुर हो, लेकिन इतनी रात को अकेले निकलना ठीक नहीं। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वृंदा ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आपने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन अंगद ने कठोर स्वर में कहा, यह कोई विकल्प नहीं है। या तो तुम मेरे साथ चलो, या फिर मैं सुभाष को फोन करता हूँ। उसने जेब से फोन निकाला और सुभाष का नंबर डायल किया, पर कॉल बार बार जा रही थी और कोई जवाब नहीं मिला। उसने फोन नीचे रखा और बोला, शायद वो अपनी बैचलर पार्टी में व्यस्त है। फिर उसने कहा, ठीक है, नितिन को कॉल कर लो। वृंदा ने कोशिश की, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ मिला। अंगद ने गहरी सांस ली, अब और बहस नहीं। कार में बैठो, मैं तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ दूंगा। वृंदा कुछ पल चुप रही, उसकी आंखों में थकान और डर दोनों थे। आखिरकार उसने हामी भर दी। कार में सन्नाटा था। सड़क की लाइटें गुजरती रहीं और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अंगद ने धीमी आवाज में कहा, अब डर मत, सब ठीक है। अगली बार अकेले मत निकलना। वृंदा ने खिड़की से बाहर देखते हुए बस इतना कहा, कभी कभी इंसान को अकेले चलना ही पड़ता है। अंगद ने उसकी बात समझी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह उसे घर तक छोड़कर चला गया, पर जाते जाते उसके मन में यह सवाल गूंजता रहा कि आखिर वृंदा जैसी सधी और समझदार लड़की किस परेशानी में उलझी हुई है। उधर भारत में सुबह का सूरज उग चुका था। तुलसी मंदिर के सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसने ऋतिक से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन बार बार अशांत हो रहा है। ऋतिक ने उसे शांत करने की कोशिश की, भाभी, आप बेवजह चिंता कर रही हैं। मैंने सब संभाल लिया है, आप बस विश्वास रखिए। लेकिन तुलसी की आंखों में डर था। मुझे मुन्नी की चिंता हो रही है, उसने कहा, कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। तुम जानो, एक बार परी भी इसी तरह एक झूठे प्यार के जाल में फंस गई थी। मुझे वही डर सता रहा है। ऋतिक ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं आपको वादा करता हूं, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा।
अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो पहले आपको बताऊंगा, तुलसी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुम पर भरोसा है ऋतिक, तुम हमेशा अपने वादे निभाते हो। उसकी आंखों में गर्व और विश्वास दोनों थे, पर भीतर से वह जानती थी कि तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। इधर मिहिर रात की घटनाओं के बोझ तले दबा बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी और मन में गिल्ट की लहरें। वह हेमंत के साथ ऑफिस के कोने में बैठा था और लगातार अपने मन की उलझनें तोल रहा था। हेमंत ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? मिहिर ने गहरी सांस ली और सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे वह नशे में धुत होकर नोएना के कमरे में चला गया और सुबह खुद को वहां पाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ हेमंत, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हेमंत ने उसकी बात सुनी और जोर से हंस पड़ा। मिहिर हक्का बक्का रह गया। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? हेमंत ने सिर हिलाते हुए कहा। अरे पागल, कुछ नहीं हुआ था। मिहिर ने उलझन से पूछा। क्या मतलब? हेमंत ने बताया, तूने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि होश ही नहीं था। मैं रात में तुझे देखने गया था, तू नोएना के कमरे में बेहोश पड़ा था। जब मैंने नोएना से पूछा तो उसने कहा कि तेरी तबीयत खराब है, इसलिए उसे वहीं रहने दिया। लेकिन मैंने उसे दूसरे कमरे में सुला दिया और खुद तेरे पास रहा। पूरी रात मैं वहीं था। मिहिर की आंखों में राहत के आंसू आ गए। मतलब कुछ नहीं हुआ? उसने कांपती आवाज में पूछा। हेमंत मुस्कराया। कुछ नहीं, तू साफ सुथरा है, लेकिन अगली बार इतना मत पीना, वरना लोग वही समझ लेंगे जो तू डर रहा है। मिहिर ने सिर झुका लिया। धन्यवाद हेमंत, अगर तू नहीं होता तो शायद मैं खुद को बर्बाद कर देता। हेमंत ने उसकी पीठ थपथपाई। अब शांति रख, और हाँ, तुलसी को यह सब मत बताना। तू जानता है वो गलतफहमी में जीना पसंद नहीं करती। अगर तू सच बताने गया तो फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, शक, झगड़े और दर्द। मिहिर ने गहरी सांस ली। पर मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे लगता है मुझे सच बताना चाहिए, हेमंत ने गंभीर होकर कहा। सच हमेशा सही समय पर ही बोला जाता है। अगर अभी तू बोला तो सब कुछ टूट सकता है। उसे तेरे प्यार पर भरोसा है, उसे मत तोड़। मिहिर ने आंखें बंद कर लीं। उसके ज़हन में तुलसी का चेहरा उभर आया, मासूम पर मजबूत, जो हमेशा उसके लिए ढाल बनी रही थी। उसने कहा, मेरा दिल सिर्फ तुलसी के लिए धड़कता है हेमंत, मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। हेमंत ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है। बस खुद को संभाल ले और नोएना जैसी औरतों को अपनी शांति न छीनने दे। वो जानती है तू कमजोर पड़ चुका है, अब उसे तेरी कमजोरी मत बनने देना। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर पड़ने लगीं और मिहिर के मन में जैसे बोझ उतरने लगा। लेकिन किस्मत के खेल अभी खत्म नहीं हुए थे। उधर कहीं और नोएना अपने कमरे में बैठी आईने में खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में दीवानगी झलक रही थी। उसने खुद से कहा, अब और नहीं। अगर मिहिर मुझे नहीं पाएगा तो मैं तुलसी को ही उससे दूर कर दूंगी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, जो धीरे धीरे एक जुनूनी हंसी में बदल गई। दूसरी ओर मिहिर ने भी अपने मन में ठान लिया था कि अब वह सच छुपाकर नहीं रखेगा। उसने तय किया कि वह तुलसी को सब कुछ बता देगा, इससे पहले कि नोएना उस सच का इस्तेमाल उसके खिलाफ करे। रात फिर गहराने लगी थी, पर इस बार 3 जिंदगियों के रास्ते आपस में टकराने वाले थे। एक सच जो रिश्तों की नींव हिला देगा, एक झूठ जो सब कुछ बदल देगा, और एक जुनून जो किसी की बर्बादी की वजह बनेगा।